हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट। और वैसे बहुत आसान भी है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत आसान भी है। ठीक है, सो कॉस्ट में हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें डिलीट हुई हैं इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो जो चीज़ आ रही है ना 2022 और 23 वाले बैच के लिए, वो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और डीएम कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉस्ट वाले चैप्टर को। एंड ना मतलब वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, शिफ्ट मत करना। चैप्टर पढ़ने आया तो एक बार चैप्टर खत्म ही कर दो, ठीक है। तो अगर हम इसके नाम से देखें, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम सोचते हैं। कॉस्ट मतलब लागत, कि हमने किसी चीज को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में थोड़ा पैसा लगाया है, यानी कि लागत हुई है ना। सो दैट इज कॉस्ट। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है इस पेंसिल को बनाने की, ठीक है। इस पेंसिल को बनाने के लिए मुझे 100 रुपये का खर्चा है, तो 100 रुपये क्या है, मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो 100 रुपये के खर्चे में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, या फिर जिस भी चीज़ की ज़रूरत, रॉ मटेरियल्स का बिल, तो हर चीज़ को लगा के इस चीज़ को बनाने में मेरे को 100 रुपये का खर्चा आया है, तो वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिससे एक प्रोडक्ट बना है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कम्युनिटी। कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा लगा है उसको हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमें नहीं पढ़ना, जैसे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये हमें नहीं पढ़ना। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये वाली कॉस्ट भी नहीं पढ़नी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं पढ़नी, हमें यहाँ से पढ़नी है शॉर्ट रन कॉस्ट से, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट की डेफिनेशन के बाद सीधा शॉर्ट रन कॉस्ट पे आता है। सो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, है ना, जिसको हम बदल नहीं सकते। या जैसे कि मान लो कि आपका आउटपुट कुछ भी हो, प्रॉफिट कुछ भी हो, आप अगर रेंट की जगह पे हो तो रेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, सैलरी आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज होती है जो फिक्स्ड होती है, फैक्टर्स, है ना। वाइल अदर्स आर वेरिएबल, बाकी अदर जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें वो वेरिएबल है ना। सो शॉर्ट रन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, तो इसलिए शॉर्ट रन कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो अब ये ध्यान रखना, शॉर्ट रन कॉस्ट जो है दो टाइप की है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और सम ऑफ टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू दी टोटल कॉस्ट, की अगर आप इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर दोगे, फिक्स्ड और वेरिएबल वाली को, तो क्या बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आप ध्यान से देखनी है, टीएफसी और एफसी, है ना। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चाहे आपका प्रॉफिट कितना ही हो, आउटपुट कितना ही हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो खर्चा आपको देना ही देना पड़ेगा, उस चीज को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आपका लोन जो आपने लिया हुआ था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट वो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। उसके बाद रेंट, जिस बिल्डिंग में या फिर जिस जगह आपने, जो जगह आपने रेंट के लिए ली है, जिस जगह आप अपना बिजनेस करते हो या कुछ भी काम करते हो, तो उसका रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। सैलरी देनी पड़ेगी आपको परमानेंट स्टाफ की, इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी चीज होती है जो कि फिक्स रहती है और उसके पैसे आपको देने ही देने पड़ते हैं। तो उस टाइप के खर्चे को, उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका स्केड्यूल है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है, इतना अमाउंट आपको पे करना ही करना है। तो इसलिए आउटपुट हमने लिया 1 2 3 4 5, और टीएफसी जो है वो हमने लिया 12 12 12 12 12 12, मतलब फिक्स लिया हमने 12 12 12 12 12, इस तरीके से, क्योंकि टीएफसी हमेशा फिक्स रहती है ना, तभी इसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसलिए आपने क्या करा, एक स्केड्यूल तो यहाँ पर बना लिया, और इसका ग्राफ बनाओगे, मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट ले लिया इस टाइप का, और यहाँ पर आपने इस लाइन पर, यानी कि वाई एक्सिस पर आपने एक स्केल ले लिया, और स्केल में 12 भी इंक्लूड है। तो आप इसको प्लॉट करोगे ना, मतलब आउटपुट के हिसाब से टीएफसी को प्लॉट करोगे, तो टीएफसी का एक स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो टीएफसी का कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे लेटा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब टीएफसी जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और ये शो करता है कि टीएफसी जो है वो हमेशा 12th पे यानी कि इस वाले लेवल पे सेम रहेगा, चाहे आउटपुट आपका 1
हो, 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, टीएफसी हमेशा सेम रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपका आउटपुट या प्रॉफिट कितना ही हो, ठीक है? तो टीएफसी जो है वो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है कुछ इस तरीके से, विच इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट, और टीएफसी जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस पे, टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज टीएफसी जो है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम है। बस ये चीज ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट से वेरी क्यों नहीं करती है, मतलब आउटपुट चाहे आपका 0 हो या 6 हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम क्यों रहती है? वो इसलिए सेम रहती है क्योंकि जैसे आपको रेंट देना है या फिर किसी भी इंसान की परमानेंट इंसान की सैलरी देनी है, तो उससे वो आपको देनी ही देनी है, चाहे आपका आउटपुट कितना ही हो, है ना? तो ऐसी कॉस्ट इनडिविजिबल है, इवन अगर फर्म जो है वो 0 भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तब भी आपको वो देनी देनी है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो तब भी आपको देनी देनी है, ठीक है? सो ये चीज मैंने आपको बताई है। और आगे देखते हैं, एक टीएफसी मैंने बता दिया आपको, और एक अब टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपके आउटपुट के लेवल तक वेरी करती हैं, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, मतलब आपका आउटपुट अगर अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो आपने इसको बढ़ा लिया, अगर आपका आउटपुट कम है तो टीवीसी भी कम हो गया। तो इस तरीके से जैसे कि मान लो आपकी कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लग गया है ना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, काफ़ी तो उसके बाद आप और रॉ मटेरियल मंगाने लग जाओगे, है ना? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप और रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो ज़्यादा लेबर को हायर करोगे। तो मतलब अगर आपका आउटपुट अच्छा आने लग गया, उससे ज़्यादा बिक्री होने लग गई, तो आप ज़्यादा काम या फिर बिजनेस को बढ़ाते चले जाओगे, है ना? सो पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, ये सब के सब जो है ना, वो एग्जाम्पल है टीवीसी के। और वेरिएबल कॉस्ट जो है चेंज इन आउटपुट, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो जाती है। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ राइज करेगी और फॉल करेगी विद डिक्रीज इन आउटपुट। तो ऐसी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ जीरो भी हो सकती है और बिकम जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर आउटपुट का लेवल जीरो है तो ये टीवीसी भी जीरो हो जाएगी। आउटपुट बढ़ेगा तो टीवीसी भी बढ़ जाएगा और आउटपुट घटेगा तो टीवीसी भी घट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे देखते हैं। टीवी वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इसका एक स्केड्यूल देख लेते हैं कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? आउटपुट जो है वो हमारा बढ़ रहा है और अब आउटपुट बढ़ रहा है तो टीवीसी भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले 0, 6, 10, 15, 24 और 35 ऐसे ऐसे आपकी टीवीसी जो है वो भी बढ़ रही है आउटपुट के साथ साथ। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, नीचे आउटपुट लिखोगे, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे और आप एक एक चीज़ को प्लॉट करोगे, तो आपका ये जो टीवीसी का ग्राफ है ना, वो इस तरीके का बनेगा, मतलब इनवर्सली एस शेप्ड का ये जो ग्राफ है वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है? तो टीवीसी कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड होता है ना, मतलब एस तो जो है वो ऐसे बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का इनवर्सली एस शेप्ड है, ठीक है? क्योंकि वो जो है सबसे पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, और बाद में वो ज़्यादा गैप से बढ़ रहा है। तो यानी कि वो पहले इंक्रीज तो हर बार कर रहा है, लेकिन पहले एक डिमिनिशिंग रेट से कर रहा था, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है ना। पहले तो 0 से 6, 6 से 10, फिर 10 से 15, यहाँ पर बढ़ तो रहा है पर मतलब धीरे धीरे। उसके बाद 15 से सीधा 24, फिर सीधा 35, फिर ज़्यादा लेवल से बढ़ रहा है। ओके, तो टीवीसी जो है वो जीरो होता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि यहाँ पर देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी भी आपका जीरो है। और आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा चुकी हूँ। और वेरिएबल कॉस्ट को आप प्राइम कॉस्ट भी बोलते हो। ओके, तो यही चीज़ आपको इसमें बतानी होती है। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ टू डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल, कैसे पता लगाओगे? तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो आपकी वो कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी होती है और इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि रेंट ऑफ प्रेमिसेस, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ। और वेरिएबल कौन सी होती है? जो कि आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है। आपका आउटपुट बढ़ेगा तो टीवीसी भी बढ़ेगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी, आउटपुट घट गया तो टीवीसी भी घट गया, और जीरो है आउटपुट तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी आउटपुट रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट की फिर एग्जांपल्स बता सकते हो आप, क्या एग्जांपल्स है? जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी, हायरिंग ऑफ कैजुअल लेबर हो गया। तो इस तरीके से आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर भी वही है, वही सेम चीज़। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होता है? जब आप
TFC जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, जो कि यहीं पर लिखी हुई है। मतलब कि एक चीज़ को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया है, उस चीज़ को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और TFC जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट के सेम रहता है, मतलब आपका लेवल ऑफ आउटपुट चाहे कितना ही हो, TFC तो हमेशा सेम ही रहेगा। और टीवीसी जो है वो बढ़ता रहता है, मतलब अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो आपका टीवीसी भी बढ़ेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टीएफसी सेम रहेगा, तो अब टीएफसी तो सेम रहेगा और टीवीसी हमेशा बदल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके आपका टीसी आता है, टोटल कॉस्ट आता है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आएगा वो टीवीसी की वजह से आएगा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है लेकिन टीवीसी बदलती रहती है। सो टीसी में जो भी चेंज आएगा वो टीएफसी के कारण ही आएगा। समझ में आ गया? अब यहीं पर हम इसका स्केड्यूल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल देख लेते हैं। टीएफ आउटपुट जो है वो आपका बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5, और टीएफसी जो है वो भी आपका एक सेम ही रहेगा 12 12 12 12, और टीवीसी जो है वो आपका जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो टीवीसी भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये टीवीसी वाला स्केड्यूल आपको याद करना पड़ेगा, 0 6 10 15 24 और 35, मतलब ये बढ़ रहा है टीवीसी। और आपके पास टीएफसी भी आ गया और टीवीसी भी आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके आप क्या क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, 12 + 0 = 12, 12 + 6 = 18, 12 + 10 = 22, 12 + 15 = 27, 12 + 24 = 36, 12 + 35 = 47। तो ये कॉस्ट टीसी भी आ गया आपका। अब आपको इन तीनों इस स्केड्यूल को देख के आपको कुछ रिलेशनशिप्स फाइंड करनी है, जैसे कि टीसी जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड है। अब यहाँ पे पहले देखो, टीएफसी जो है वो तो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, और टीवीसी का हमने देखा था इनवर्सली एस शेप्ड है टीवीसी का, है ना। और टीसी का जो है ऊपर है, इस तरीके से टीवीसी से ऊपर जो है आपका टीसी है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि टीसी और टीवीसी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो टीएफसी का है ना। तो इन्हीं चीज को देख के आपको रिलेशनशिप बताना है कि टीसी जो है वो आपका वो भी आपका इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है ना। क्यों इनवर्सली एस शेप्ड? अब आप सोचोगे टीवीसी भी इनवर्सली शेप्ड था, तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर चीज वही तो चीज पढ़ाई कि टीसी में जितना भी चेंज आएगा वो टीवीसी के कारण आए, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर टीसी भी बिल्कुल सेम टीवीसी की तरह इनवर्सली एस शेप्ड उसका कर्व आएगा। टीसी जो है वो टीएफसी के बराबर हो जाता है जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट होता है। देखो यहाँ पर 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, और जो ये आपका टीएफसी है वो बराबर होता है, जो टीएफसी है और टीसी है दोनों के दोनों सेम होते हैं जब लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आपका 0 होता है। ये भी चीज हमने नोटिस करी है। और टीसी और टीवीसी जो है एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल एक डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, जिसका नाम क्या है, टीएफसी। ठीक है, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, और इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल गैप है जिसकी वजह से टीसी और टीवीसी जो है वो पैरेलल रहते हैं। अब टीसी कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड है। ये जो टीसी का कर्व है वो इनवर्सली एस शेप्ड है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप्स बताना है, टीएफसी और टीवीसी। वही चीज मैंने आपको ऊपर सारी बता दी है कि टीएफसी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व है। यहाँ पर देखो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व है। क्यों है? क्योंकि ये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है। फिर आप बताओगे टीसी और टीवीसी कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड है। क्यों इनवर्सली एस शेप्ड है? क्योंकि ये जो है वो पहले धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, फिर उसके बाद ये ज़्यादा तेज़ी वाले रेट से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करते हैं। सो दैट्स वाई, है ना। उसके बाद 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी और टीवीसी जो है वो इक्वल होते हैं, है ना। अब आगे देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद ये बता हुआ है कि टीसी और टीवीसी के बीच में एक वर्टिकल गैप है टीएफसी का, और टीसी और टीएफसी जो है एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, टीएफसी। इस तरीके से बहुत ईजी है, अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे ना यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अब हमने बात कर ली हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है वो मैं बताती हूँ। ये 3 टाइप की होती है, जैसे कि आपकी टीवीसी, टीएफसी और टीसी, तीनों जो है
वो अलग अलग टाइप की कॉस्ट थी ना, ऐसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट भी 3 टाइप की है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। इस टाइप से 3 टाइप की आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब तो ये हो गया आपके एवरेज कॉस्ट। अब ये होती क्या है ये देख लो, हम हर चीज़ का एवरेज निकालते हैं। मान लो किसी महीने मैंने 30,000 रुपये कमाए, किसी महीने मैंने 10,000 रुपये कमाए, किसी महीने मैंने 8,000 रुपये कमाए। तो अगर मैं हर महीने का ले लूँ, फिक्स तो है नहीं, हर महीने का अगर मैं रेवेन्यू ले लूँ और उसको डिवाइड कर दूँ और उसकी एवरेज निकाल लूँ, तो एवरेज ये लगा लो कि मैंने हर महीने का एवरेज 5,000 रुपये कमाए, तो हर चीज़ का एवरेज निकलता है, समझ रहे हो, टोटल में से एवरेज निकलता है। तो ऐसे ये कॉस्ट भी 3 टाइप की है एवरेज वाली। पहली तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो आप आउटपुट से। समझ में आ गया? तो ये होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आउटपुट लिखा, उसके 1 2 0 1 2 3 4 5 और TFC लिख लिया, मतलब कि जो आपका सेम रहता है हमेशा 12 12 12 12। और AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें से कैसे निकलेगा, TFC को डिवाइड कर दो Q से, है ना, TFC को डिवाइड कर दो Q से, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसी से आपका AFC निकलता है। तो इस तरीके से जब आप AFC निकालोगे तो ये आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी, और जब आप इसको ग्राफ बनाओगे, मतलब नीचे आउटपुट लिखोगे और इस साइड पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर फिर आप जो है आप इसको प्लॉट करोगे। वाई एक्सिस पे आप ऐसा स्केल लो जिसमें कि सारी वैल्यूज आपकी AFC की आ जाए, और उसके बाद आपका जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे 12 है तो आपने 12 को मेजर कर दिया इस तरीके से, फिर सेकंड पे आपका 6 है तो आपने 6 को मेजर किया इस साइड से। तो इस साइड से आपका इस तरीके से एक हाइपरबोला बन रहा है ना, हाइपरबोला, हाइपरबोला मतलब ऐसे कर्व जो है वो आपका बन रहा है AFC का, है ना। तो यहाँ पर वही बोला है कि AFC जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि अगर मैं इस साइड से ऐसे करूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, मतलब कि सारे पॉइंट्स अगर हम नीचे से यहाँ तक देखें तो सब के सब आ रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका AFC जो है वो घटे जा रहा है। सो दैट इज AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो आउटपुट से, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो इसका स्केड्यूल बनाने के लिए आपके पास TVC होना चाहिए, और TVC की वैल्यूज आपने पहले से याद कर रखी है। पहले तो आउटपुट लिख दो 0 से 5 तक, फिर TVC 0 6 10 15 24 और 35, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका AFC आ जाएगा। और अब आप देखो AFC सबसे पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये ऐसा यू शेप्ड कर्व बना रहा है AVC वाला, है ना। तो AVC जो है वो यू शेप्ड कर्व है, क्योंकि पहले तो ये फॉल करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद ये राइज करने लग जाता है, तो इसलिए यू बना रहा है ना। तो AVC कर्व के 3 फेजेस है, पहले तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट इज। अब आते हैं हम एवरेज कॉस्ट की। ये जो AC है या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की, ये कैसे निकलेगा, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो AC आ जाएगा, जैसे हम TC वाले केस में करते थे। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि जो आपका टोटल कॉस्ट इसको डिवाइड कर दो आउटपुट से, तो आपका AC आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो वो ये दोनों सेम फॉर्मूले इसके हैं। अब आपको उसके लिए या तो TC चाहिए या फिर आपको AFC और AVC चाहिए, है ना। AFC आपने पहले निकाल लिया था TFC में से, और उसके बाद AVC भी आपका निकल गया था TVC में से, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका AC कर्व आ जाएगा। और AC कर्व भी देखो, ये आपका यू शेप्ड कर्व बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यू शेप्ड कर्व बना रहा है ना। 3 फेजेस हैं इसके। अच्छा, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर AC, AVC और AFC में क्या रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। तो जब हमने इन तीनों के कर्व बनाए, AVC का कर्व देखो ये रहा, और AVC का कर्व ये रहा, मतलब AVC का कर्व तो जो है, AFC का कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, AVC का कर्व जो है वो यू शेप्ड था, है ना, और AC का कर्व भी आपका यू शेप्ड कर्व था, समझ रहे हो। तो AC कर्व जो है वो हमेशा, AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द AVC कर्व। तो ये जो AC वाला कर्व है, AC वाला, वो हमेशा AVC वाले कर्व से ऊपर, AVC वाले कर्व से ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
जो एसी है उसमें दोनों के दोनों पार्ट है, एवीसी भी है और एएफसी भी है, तभी तो एसी बना है। तो एसी हमेशा ऊपर रहता है। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट में एवीसी जो है वो रीच करता है अपने मिनिमम पॉइंट पर। तो एवीसी कहाँ पे आपका, ये वाला, वो अपने मिनिमम पॉइंट पे है, बी पे, ठीक है। और आपका ये जो एसी है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे कहाँ पे है, ए पे। तो ये इतना गैप क्यों आ रहा है, मतलब बी पहले आ गया और ए बाद में आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसी जो है वो कंटिन्यूसली अभी फॉल होने लग रहा है, मतलब इस साइड से कंटिन्यूसली जो है एसी आपका फॉल होने लग रहा है, और एवीसी जो है वो पहले ही फॉल हो चुका है, यहाँ से फिर वो बढ़ने लग जाता है इस साइड से, ठीक है। तो इसलिए एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है और एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो थोड़ा बाद में जाके आता है। तो ये चीज इन्होंने बताई हुई है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो एसी और एवीसी का जो कर्व है, एसी और एवीसी का जो कर्व है वो डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब पहले तो देखो कितना गैप था और अब जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। क्यों डिक्रीज होने लग जाता है? बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, चाहे उनका गैप कितना ही कम हो जाए। इट हैपन्स बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज एएफसी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एएफसी का है और इसकी वजह से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। और एएफसी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाता तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाते, बट एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। इतना समझ में आया? ओके। एंड लास्ट कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक हमने जितनी भी कॉस्ट करी है वो टोटल कॉस्ट वाली करी है, एवरेज कॉस्ट करी है ना। और अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट एमसी कैसे निकलती है? ये एडिशनल कॉस्ट होती है, ठीक है। और ये कैसे निकलती है कि जितना भी टोटल कॉस्ट में चेंज आया है डिवाइड बाय जितना भी आउटपुट में आपका चेंज आया है, उससे आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। या फिर जो अभी एक लेवल वाली टोटल कॉस्ट है उसमें से अगर पिछले लेवल वाली टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो उससे आपका एमसी निकल जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन भी देखो। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का एडिशन होती है, कि मतलब अगली टोटल कॉस्ट कितनी हुई आपकी, कितनी एडिशन में हुई है ना। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल टीसी इज ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 200 एंड टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 इज 240। तो एमसी जो है, मतलब पहले जो आपका टीसी था वो तो 200 था और अब आपका टीसी जो है वो 240 है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 240 में से 200 माइनस कर दो तो आपका 40 आ जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट आएगा और ये सब चीज़ें तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो एक पूरा अच्छे से टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। आउटपुट लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 5 तक। टीवीसी टीएफसी तो आपका हमेशा सेम रहेगा, 12 12 12 12 12। और टीएफसी कैसे था, 0 6 10 15 24 और 35, ये याद करना पड़ेगा। टीसी इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा। और आप एमसी कैसे निकालोगे, या तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट कर दो, ठीक है। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद टोटल कॉस्ट भी आ गया इस तरीके से आपका, या फिर ये वाली जो टोटल कॉस्ट है और ये वाली जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों को आपस में माइनस करके आपका एमसी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से आपका एमसी जो है वो निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले मेथड से करूँ टी सी एन माइनस वन, तो टी सी एन आपका ये वाला हो गया 18 और 18 में से पुराने वाली टोटल कॉस्ट माइनस करी तो 6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 22 है, 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से फिर आपका क्या होगा, एमसी आ गया इस तरीके से। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि चेंज इन टीसी, कितना चेंज आया, पहले 12 था और फिर 18 था, 6 का चेंज आया। और यहाँ पर कितना आउटपुट का चेंज आया, 1 आया, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। तो इस तरीके से आपका एमसी आ जाए। और फर्स्ट लेवल यानी कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका एमसी कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से आपका एमसी आ जाएगा। आप इसको प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आपका जो एमसी का कर्व है यू शेप्ड कर्व आएगा, क्योंकि एमसी जो है सबसे पहले वो डिक्रीज करता है, यहाँ पर देखो डिक्रीज कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे से इंक्रीज करता है और यहाँ पर वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो देखो एमसी इज यू शेप्ड कर्व, क्योंकि एमसी पहले इनिशियली फॉल करता है, फिर मिनिमम पॉइंट पे आता है, फिर वो इंक्रीज करने लग जाता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से ये आपका एमसी भी खत्म होता है, एवरेज कॉस्ट भी खत्म होता है, टोटल कॉस्ट का फंडा भी खत्म होता है। अब जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट की। मतलब इन 6 रिलेशनशिप हमें करने होते हैं जो कि बहुत 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 आसान होते हैं, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे हमारी रिलेशनशिप्स के बारे में शॉर्ट रन कॉस्ट की। तो इसके अंदर 6 केसेस आते हैं, जैसे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में बताओ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरे वाला, यानी कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप बताओ। फिर एवरेज कॉस्ट एवीसी, टीसी, एमसी और टीवीसी और एमसी। तो इसमें सबसे ईजी फंडा पता है क्या होता है, क्या करना है आपको? एक तो सबसे पहले जो भी आपको रिलेशनशिप आए ना, उसकी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख दो। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले में देखो, एवरेज कॉस्ट कैसा होता है? एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वी गेट डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द आउटपुट, ठीक है। और इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख दो कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की भी डेफिनेशन लिख दो। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, है ना, एंड वी गेट मार्जिनल कॉस्ट बाय the following formula, that is change in total cost divided by change in level of output। तो उससे हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा, है ना, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। आप इस डेफिनेशन के साथ साथ इसकी फॉर्मूला भी बता दोगे कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं निकालने के। पहला स्टेप होता है रिलेशनशिप बताने का, ये ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप ना एक टेबल बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है ना, कि सबसे पहले लेवल ऑफ आउटपुट लिख दिया 0 से लेकर 5 तक, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया 12 12 12 12 12 तक, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया 0 6 10 15 24 और 35, फिर टोटल कॉस्ट लिख दिया 0 6 10। ये टोटल कॉस्ट लिखने के बाद फिर आपने टीसी कर लिया। टीसी कैसे करोगे? इन दोनों का टोटल करोगे। फिर आपने एएफसी लिख दिया। एएफसी कैसे निकलेगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, टीवीसी डिवाइड बाय दिस, ठीक है। फिर एवीसी कैसे निकलेगा? टीवीसी और आउटपुट को डिवाइड कर दो। फिर एसी कैसे निकलेगा? या तो इन दोनों को ऐड कर दो, एएफसी और एवीसी, या फिर टीसी डिवाइड बाय आउटपुट कर दो। और एमसी कैसे निकलेगा कि आपका जो टीसी है उसको चेंज कितना आ रहा है, पहले पे तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे तो एमसी कुछ नहीं आएगा, तो टीसी कैसे निकलेगा? चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, तो आपका जो है एमसी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे तो एमसी कुछ नहीं रहेगा, और टीसी में यानी कि 12 और 18 में कितना फर्क है? 6 का। डिवाइड बाय आउटपुट में कितना फर्क है? 1 का, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। तो आपका एमसी भी आ गया 6 4 5 9 11। तो ये सब आ गया आपका, पूरा जितना भी चार्ट था आपका वो बन गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपका किस किस का पूछा गया है? एसी का पूछा गया है और एमसी का पूछा गया है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है एसी वाले पे और एमसी वाले पे। अब यहाँ पर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। आपने ये बना दिया, पूरा अपना जितना भी चार्ट था वो बना दिया। फिर आप क्या करोगे? इनका ग्राफ प्लॉट करोगे। एक ही ग्राफ पे आपको एसी बना देना है और एमसी बना देना है। फिर आप क्या देखो, इसके चार्ट, इसके टेबल में देखो कि एसी क्या हो रहा है। एसी जो है वो घटे जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। और ऐसे ही एमसी जो है वो पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ऐसे ही दोनों में, है ना। तो आप बताओगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, एसी का जो कर्व है वो पहले तो फॉल हो रहा है, देन कांस्टेंट हो रहा है, देन स्लाइटली इंक्रीज आ रहा है, और सेम एमसी का भी ऐसी इंक्रीज हो रहा है ना। और दोनों के जो कर्व है वो आपके ऐसे कर्व बन रहा है इस टाइप से। एसी का तो यू शेप्ड बन रहा है और एमसी का भी यू शेप्ड बन रहा है। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बताना है। देखो यहाँ पर इन्होंने ऐसी सेम रिलेशनशिप बताया हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने एसी का फॉर्मूला बताया और एमसी का फॉर्मूला बताया, लेकिन आप डेफिनेशन भी लिख देना साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये पूरा टेबल बनाया हुआ है। टेबल बनाने के बाद आपको सिर्फ एसी और एमसी पे ध्यान देना है और इसका एक ग्राफ बना देना है, और ग्राफ को और टेबल को अच्छे से मद्देनजर रखते हुए इनके बीच में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको आपको 2-3 पॉइंट में लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, एसी जो है वो फॉल करता रहा, और उसके बाद एमसी और एसी जो है इक्वल आ गए, है ना। फिर एमसी जो है वो बढ़ने लग गया और एसी भी बढ़ने लग गया। तो इस तरीके से आप जो है रिलेशनशिप बताओगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और फिर आपका जो है वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही एक और कर लेते हैं हम, जैसे कि हम थर्ड वाले को कर लेते हैं। थर्ड वाला ये रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इसलिए हम ये कर लेते हैं। उसके बाद बाकी आप खुद भी कर सकते हो, जैसे कि एसी, एवीसी और एमसी। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ बट आप लिख देना कि डेफिनेशन क्या है। एसी की डेफिनेशन क्या है? वी गॉट एवरेज कॉस्ट। हाउ वी गॉट एवरेज कॉस्ट? तो इफ वी डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देन विल गेट एसी, और उसका फॉर्मूला लिख दो। एवीसी कैसे मिलेगा?
वी गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द आउटपुट। और एमसी का भी क्या लिखोगे कि वी गेट एमसी मार्जिनल कॉस्ट, हाउ वी गेट, इफ वी डिवाइड चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, और उसके बाद एमसी का आप फॉर्मूला लगाओगे। तो ठीक है, मतलब सबकी डेफिनेशन लिख दिया आपने, उसके बाद सबका फॉर्मूला भी लिख दिया साथ साथ में। अब आपको क्या करना है, टेबल बनाना है आउटपुट में, फिर आपका एसी एबीसी मतलब पूरा ही टेबल बना देना ताकि अच्छे से आपका आ जाए। और उसके बाद आपको एबीसी का कर्व, मतलब एबीसी आ गया, एसी आ गया और एमसी आ गया, सारी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को आपको, इन तीनों को एक ही ग्राफ में शो कर देना। तो ये शो करने के बाद अब आप इस टेबल में ध्यान से देखो कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, एवीसी पहले घटा, कांस्टेंट हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ा। एवीसी का तो ये फंडा है। उसके बाद आपका एसी का क्या फंडा है, एसी पहले घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा। और सेम एमसी भी पहले घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा। इस तरीके से तीनों में सेम चीज आ रही है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, जब एमसी जो है वो कम था एसी और एवीसी से, यानी कि यहाँ पर देखो, जब MC जो है वो छोटा था AC और AVC से, तब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। तब AC और AVC जो है वो फॉल हो रहे थे, ठीक है। फिर जब MC जो है AC और AVC के बराबर आया, यहाँ पर देखो, फिर जब MC जो है वो इक्वल आया AVC के, तब AVC और AC जो है दोनों अपने कांस्टेंट लेवल पे थे, ठीक है, इस तरीके से बताया हुआ है। और MC जो है वो जब ज्यादा था AC और AVC से, तो दोनों के दोनों AC और AVC बढ़ रहे थे, है ना। और AC AVC MC जो है वो यू शेप्ड कर्व थे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बता सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसमें अगर आपको कुछ याद ना हो रहा तो आप अपनी तरफ से भी कोई रिलेशनशिप बना के लिख सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी इसके अंदर है नहीं। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप्स आप इसमें याद कर सकते हो, बहुत आसान है। और बाकी इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो बस आपको एक स्मॉल रीडिंग लेनी है इस चैप्टर की, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है, एंड देन यू विल डन विद योर चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हैंडमेड नोट्स हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।